हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आप लोग थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको जो एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ अभी पॉलिटी और ज्योग्राफी का, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बीपीएससी टीआरई 3 में इस बुक से कम 60 से 70% क्वेश्चन इसी बुक से रहा है। वो मैं आज आपको प्रूव करके दिखा सकता हूँ। आप लोग को लगता है ना कि एनसीईआरटी नहीं पढ़ना चाहिए, या मैं आपको जो चैनल पे करा रहा हूँ क्यों करा रहा हूँ, आपको यह वीडियो देखने के बाद आपको सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ने का मन करेगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि जो मैं जिस बुक से मैं आपको करवा रहा हूँ क्लास अभी, उस बुक से 60-70% का क्वेश्चन इसी बुक से सेम टू सेम बना है। आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और दिखाता हूँ कि कौन कौन क्वेश्चन कहाँ से पूछा है। चलिए देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया था कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। तो आपको पता है किसने की थी इसमें, तो एक भी इसमें आंसर सही नहीं है। तो किसने की थी कांग्रेस की स्थापना, तो एओ ह्यूम ने की थी ना, आपको पता है। देखिए ऑप्शन में तो एक भी नहीं है, तो इसमें आंसर मारा गया उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको दिखाता हूँ कि ये कौन सा बुक में इसमें मिला गया आंसर। देखिए आप यहाँ देखिए, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ कि कौन सा क्वेश्चन इस बुक से मिला है आपको। आप टीआरई 3 में तैयारी किए होंगे, तो ये अगर बुक पढ़े होंगे तो आप लोग अच्छा स्कोर बिल्कुल किए होंगे। लेकिन आपको दिखा रहा हूँ कि जो मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ इस क्वेश्चन का जो कहाँ से पूछा था, देखिए इस बुक से एनसीईआरटी वाला जो मैं आपको करवा रहा हूँ वही बुक है। ये भी देखिए पूछा है ना सेम टू सेम। अब आगे दिखाता हूँ और आपको ये वाला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष के प्रथम निर्विरोध एवं सर्वसम्मति से निर्वाचित राष्ट्रपति हुए थे। तो भारतवर्ष में प्रथम निर्विरोध यानी कि बिना विरोध का कौन राष्ट्रपति चुने गए थे, तो पहला आंसर है नीलम संजीव रेड्डी। अब दिखाता हूँ कि यही एनसीईआरटी वाला बुक में क्वेश्चन है कि नहीं। देखिए आप देखिए यहाँ पर निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो नीलम संजीव रेड्डी। तो वही मैं फ्रेंड आपको कह रहा हूँ कि बीपीएससी टीआरई 4 के लिए भी आपको यही बुक फॉलो करना है, दूसरा बुक आपको फॉलो करना ही नहीं। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं तो आप यही बुक को पढ़िए। देखिए क्वेश्चन बना ना, यही एनसीईआरटी किताब जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ पढ़ने के लिए, ज्योग्राफी और पॉलिटी में इसी बुक से आपका करवा रहा हूँ। आप देख लिए नीलम संजीव रेड्डी है इस बुक का नाम, यही बुक से पूछा गया था सेम टू सेम। और आपको दिखाता हूँ कितने क्वेश्चन पूछा गया था। आगे, निम्नलिखित में से किसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, तो किसमें किया जाता है, ये हो जाएगा विद्युत बल्ब में, इसका सही आंसर है। अब ये वाला क्वेश्चन भी इसी बुक से है, आपको मैं और दिखाता हूँ कि ये बुक से क्वेश्चन है कि नहीं। ये देखिए, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु से निर्मित होता है, तो टंगस्टन से। मैंने कहा था फ्रेंड्स, मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि यही बुक से क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी टीआरई 3 में। इसलिए आप लोग लूसेंट भी ख़राब नहीं, अगर आप लूसेंट पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको ज़्यादा प्रेफर करूँगा कि आप यही बुक को पढ़िए लेकर। महेश बर्नवाल की एक किताब है एनसीईआरटी 1 लाइनर, तो आपको यह किताब ज़रूर पढ़ना चाहिए। और आपके पास किताब नहीं लेना है तो मैं आपको इस चैनल पे ज़रूर पूरा टॉपिक के साथ कंप्लीट करा दूँगा, इसलिए मेरे चैनल से आप बने रहिएगा। ये 2 सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद उसके बाद मैं सारा सब्जेक्ट शुरू कर दूंगा, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, हर कुछ। अभी फ़िलहाल मैं और आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ कि इस बुक से कितने क्वेश्चन और बने हैं। दिखाते हैं आपको दूसरा क्वेश्चन। बिहार में वहाबियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन सा था, तो ये कौन सा केंद्र था ये बिहार में, तो ये पटना, इसका सही आंसर है। अब ये वाला भी क्वेश्चन आपको लग रहा होगा इस बुक में है कि नहीं, तो चलिए मैं आपको प्रूफ करता हूँ। सारा क्वेश्चन को आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा क्या इस बुक से मिलता है कि नहीं क्वेश्चन। देखिए आप, बहावी आंदोलन कहाँ पे था, इसका केंद्र पटना में। सैयद अहमद राय और बरेली इसका वो आंदोलन करता था। देखिए है ना, पटना मुख्य केंद्र।
मैं कहा ना फ्रेंड्स, मैं सारा क्वेश्चन को प्रूव करके आपको दिखाऊंगा। आपको लग रहा होगा मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, इसलिए कहता हूँ बार बार कि एनसीईआरटी पढ़िए। दुनिया भर का किताब पढ़ने से कुछ नहीं होता। आपको मार्केट में बहुत सारा नोट्स, शॉर्ट नोट्स, बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन कम समय में बार बार यही बुक को आप पढ़िए। 1 से 2 बार ये बुक को ख़त्म कर दीजिए, आपका एग्ज़ाम 100% निकल जाएगा। आप TRE 4 के लिए भी यह बुक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और आपको और क्वेश्चन दिखाता हूँ, चलिए देखिए इसमें। और वाहनों के साइडों में ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण प्रयोग होता है? किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है वाहनों में? तो इसका आंसर तो आपको पता ही है, उत्तल लेंस। और ये वाला भी क्वेश्चन इसी बुक में है, दिखा रहा हूँ मैं आपको, देखिए। वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में दृश्यावलोकन के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, है ना? यही क्वेश्चन था ना, आंसर इसका देखिए। आपको लग रहा था ना कि मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि एनसीईआरटी ही पढ़िए आप लोग। अगर आप BPSC TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं तो आप कुछ मत करिए, एनसीईआरटी बुक लाइए घर और पढ़िए। और आप अगर बुक नहीं खरीदने में सक्षम है तो हम इस चैनल पे पूरा यह बुक का क्लास कंप्लीट आपको करा देंगे। आप बस मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। पूरा आपको एनसीईआरटी क्लास, MCQ भी मैं इस कुछ दिन के बाद इसमें एनसीईआरटी का MCQ भी शुरू करूँगा। अगर आपको बुक नहीं खरीदना है तो उसका भी कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस मेरे चैनल से यही वीडियो, यही बुक का पूरा हर सब्जेक्ट कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड मैं करा दूँगा आपको। तो आप नहीं भी बुक खरीदते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। जो बुक खरीदने में सक्षम है तो बुक ये वाला ज़रूर खरीद के पढ़िएगा घर में। आगे आपको और क्वेश्चन दिखाता हूं मैं। लंदन में सर कर्जन वायली की हत्या किसने की थी? तो लंदन में सर कर्जन वायली की हत्या किसने की थी? तो देखिए इसका आंसर है मदन लाल धिंगड़ा। इसका सही आंसर है। और ये वाला भी क्वेश्चन इसी बुक में भी है। आपको मैं सब कुछ आज एकदम प्रूफ करके दिखाऊंगा। ऐसे मैं बात नहीं किया था कि मैं आपको यही बुक आपको पढ़ना है। ये बुक इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है आप लोग को ट्रस्ट दिलाने के लिए कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपको लगेगा कि ये ऐसे बोल रहा है। तो इसलिए आपको प्रूफ के साथ आज दिखा रहे हैं कि इस बुक से कितने क्वेश्चन पूछा गया था BPSC TRE 3 में। और मैं आपको कुछ दिन के बाद इसमें एनालिसिस करके इस बुक का TRE 1 का भी आपको करा के दिखा दूँगा। TRE 1 में भी यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारा पूछा गया था। अभी फ़िलहाल TRE 3 का बात कर रहे हैं, तो चलिए और आगे आपको दिखाते हैं क्वेश्चन। मदन लाल ढींगरा था। अब इसका देखिए किस बुक से पूछा था, देखिए। कौन सा क्रांतिकारी कर्नल वायली हत्याकांड वर्ष 1909 में संबंधित था? तो कौन जगह? मदन लाल ढींगरा, है ना? यही बुक का देख लीजिए। ये क्वेश्चन है आपका, पढ़िए इसको और आंसर यहाँ है। और किस बुक में है कि नहीं ये भी देखिए आप, है ना? लीजिए मैं आपके लिए इसको हाईलाइट कर दिया, देख लीजिए, है ना? इसलिए मैं कहता हूँ एनसीईआरटी इज़ द बेस्ट बुक फॉर TRE 4। आगे दिखाता हूँ। और ये क्वेश्चन देखिए, बंगाल के विभाजन को किसके कार्यकाल में वापस लिया गया? तो बंगाल जब विभाजन हुआ था 1905 में, पहली बात आप समझिए कि बंगाल विभाजन 1905 को हुआ था और उस विभाजन को किसने वापस लिया? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड हार्डिंग, है ना? लॉर्ड हार्डिंग। तो ये भी इसी बुक में है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। आपको दिखाता हूँ कि यही बुक में ये वाला सेम टू सेम है कि नहीं क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन वर्ष 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में रद्द कर दिया गया। देखिए, है ना? ये वाला देख लीजिए आप। मैं यही बुक ना आपको करवा रहा हूँ, ज्योग्राफी और पॉलिटिका, देख लीजिए, है ना? सेम टू सेम क्वेश्चन आंसर इसका। इसलिए आपको ट्रस्ट दिलवाने के लिए मैं ये आपको आज एनालिसिस सारा करके आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपको ट्रस्ट हो तभी आप एनसीईआरटी पढ़ने में भी आपको मन लगेगा। बस आपको भरोसा जगाने के लिए मैं आपको पूरा एनालिसिस करके दिखा रहा हूँ। मैं आपको और भी दिखाऊंगा क्वेश्चन।
पहले आप और सब देख लीजिए, मैं TRE 1 TRE 2 का भी दिखाऊंगा कि इस बुक से क्वेश्चन पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था। अब देख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। और गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये आप सबको पता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले। और इस बुक में ये वाला भी क्वेश्चन है, चलिए दिखाते हैं आपको। ये देखिए, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले, है ना। वही कहता हूँ फ्रेंड्स, इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। आप TRE 4 का तैयारी करें, एकदम आंख बंद करके बुक लाइए और पढ़िए। और आप बुक नहीं खरीदते हैं तो हम इस चैनल पे सारा सब्जेक्ट आपको कवर करा देंगे। आप अपने चैनल से जुड़कर पढ़ सकते हैं, आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस चैनल पे आपको MCQ भी NCERT बेस्ड मिलेगा, जो कि हूबहू NCERT वाला ही MCQ आपको पढ़ने को मिलेगा। और आपका टेस्ट भी इस चैनल पे लिया जाएगा कि आपको किताब को अच्छे से तैयारी करा दिया जाएगा TRE 4 का। आप रेलवे की भी तैयारी अगर करते हैं तो रेलवे के लिए भी ये बुक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप इस बुक को हल्के में बिल्कुल भी ना लें। और बहुत मोटा मोटा बुक पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं, एग्ज़ाम में बस आपको पास करना है, ब्रिलियंट नहीं बनना है। उतना ही पढ़िए जितना एग्ज़ाम में पूछा जाता है। एक्स्ट्रा पढ़ने से होता है कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन जानते हुए भी आप भूल जाते हैं। और आपको प्रश्न दिखाते हैं, चलिए ये वाला प्रश्न देख लीजिए। निम्न में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो कौन सा है देख लीजिए। इसमें नवीकरणीय एक भी तो नहीं है ना। कोयला, नाभिकीय ईंधन, पेट्रोलियम, ये सब जलने के बाद दोबारा इसका उपयोग कर सकते हैं हम लोग? नहीं ना। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत इसमें से एक भी नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, इसमें आंसर सही होगा। और आपको दिखाते हैं, ये वाला भी प्रश्न इसी बुक में है। देखिए, ऊर्जा इसका चैप्टर का नाम है, देखिए पहले ही पेज में इसका है। देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन क्या है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा, कचरे से उत्पादित ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में देख लीजिए, है ना। मिल गया ना आपको इसी बुक में। मैं कहा था फ्रेंड्स, आपको हर कुछ मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि TRE 3 में क्वेश्चन पूछा गया है कि नहीं। यहाँ से आप देखते जाइए बस। ये वाला देखिए, यहाँ देखिए। अब एक विद्युत फ्यूज किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो किस प्रभाव पर कार्य करता है? इसका आंसर है इसमें विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। अब ये भी क्वेश्चन यही बुक से आपको दिखाते हैं। इसका ये वाला आंसर है। देखिए, फ्यूज में प्रयुक्त होने वाला तार की क्या विशेषता है? तो उच्च प्रतिरोधक शक्ति का निम्न गलनांक। इसका यही आंसर हो जाएगा। इसमें सेम टू सेम नहीं, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा आपका। और आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिए, शांत घाटी साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो शांत घाटी साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। तो ये वाला भी क्वेश्चन यही बुक से है। मैं आपको वो भी क्वेश्चन दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ देखिए, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो केरल में स्थित है। देख लीजिए इसको, है ना। सारा प्रश्न फ्रेंड्स यही बुक से पूछा गया है। और स्टूडेंट लोग ज़्यादातर शॉर्ट नोट्स, मैराथन वीडियो के फेयर में रहते हैं, जिससे उसका एग्ज़ाम नहीं निकलता है। अगर आप ये बुक्स ढंग से पढ़ लेते हैं ना, तो आपका एग्ज़ाम निकलने से कोई नहीं रुक सकता। जीके के लिए आपका बहुत ही रामबाण बुक है ये। आप मेरे साथ चैनल पर जुड़कर पढ़ भी सकते हैं इसको। ऐसा नहीं है कि मैं आप क्लास नहीं कराऊंगा, इसमें सारा क्लास चलेगा। अभी 2 सब्जेक्ट का क्लास चल रहा है, ज्योग्राफी चल रहा है और पॉलिटी चल रहा है। तो ज्योग्राफी पॉलिटी अभी फ़िलहाल चल रहा है। उसके बाद कुछ दिन मैं मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करूँगा। मॉडर्न हिस्ट्री के बाद एंशियंट, फिर मिडाइवल, और उसके बाद मैं साइंस की ओर बढ़ूँगा। इसमें टोटल सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा आपका। इसका आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आपको क्वेश्चन दिखाते हैं, चलिए इसमें। ये देखिए, भारत देश की अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा है।
तो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या है? तो ये बांग्लादेश के साथ। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे ज़्यादा किसके साथ लगती है? तो ये जगह बांग्लादेश के साथ। तो आपको दिखाते हैं, ये वाला भी प्रश्न सेम टू सेम यही बुक से पूछा गया है, बस आप देखते जाइए। यहाँ देखिए, बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है ना। देख लीजिए, सेम टू सेम है। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा बनाता है, सबसे ज़्यादा यही बनाता है बांग्लादेश। मैंने कहा ना फ्रेंड, आपको सारा कुछ यही बुक से मिलेगा। आप लोग बस इधर उधर फेर में रह जाते हैं, इसका कोर्स उसका कोर्स, और एग्ज़ाम निकलता है नहीं। आपको ये वाला भी क्वेश्चन दिखाते हैं, ये भी क्वेश्चन यही बुक से है, सेम टू सेम है। आप देखिए, ग्रीनविच मध्य समय GMT से भारतीय मानक समय IST कितना आगे रहता है? तो ये जाएगा आंसर इसका 5.5 घंटा। तो आपको दिखाते हैं, ये वाला भी क्वेश्चन यही बुक से है। चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए, भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच मध्य समय में कितने घंटे का अंतर होता है? तो 5.5 घंटे का। देख लीजिए, है ना। मैं आप लोगों के लिए थोड़ा 2 सेकंड में रुक जाता हूँ, आप लोग अच्छे से पहले पढ़ लीजिए है कि नहीं। आपको एक बार फिर से क्वेश्चन दिखाता हूँ, देखिए क्वेश्चन, है ना। पढ़ लिए क्वेश्चन, अब आपको देखिए इसका आंसर यहाँ है कि नहीं। ये है, पढ़िए इसको, है ना, सेम टू सेम। और आपको प्रश्न दिखाते हैं, देखिए ये वाला। देखिए, ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो गोलमेज सम्मेलन जब हो रहा था, उसमें भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर है लॉर्ड इरविन। आपको और दिखाते हैं इसका, ये वाला भी क्वेश्चन यही बुक से है। देखिए यहाँ, गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। तो ये कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को, है ना। गांधी इरविन, ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में यही थे। देखिए, गांधी इरविन समझौते में कौन थे? इरविन समझौता, है ना, इसमें इरविन। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। और आगे देखिए, शीत ऋतु में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का कारण क्या है? तो क्या है? लौटते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून। ये वाला भी क्वेश्चन यही बुक में आपका है, दिखाते हैं आपको। देखिए फ्रेंड्स, एक उसका आंसर है, उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त कहाँ होता है? तो ये तमिलनाडु में होता है। ये पहला ही इसका आंसर है इस प्रश्न का। देखिए प्रश्न ये है आपका, ये वाला प्रश्न का आंसर यहाँ पे देखिए बुक में है, तमिलनाडु इसका आंसर है। देखिए यहाँ पे। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। और दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा हुआ, तो कब हुआ था ये? इसका आंसर है 1945 में। ये वाला क्वेश्चन आप पढ़ लिए, यही वाला क्वेश्चन आपको इसी बुक में दिखाते हैं, NCERT वाली बुक में। देखिए यहाँ पे, ब्रिटिश सरकार ने आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों एवं अधिकारियों को गिरफ्तार कर नवंबर 1945 में दिल्ली के लाल किले में उन पर मुकदमा चलाया, है ना। 1945 में ये क्वेश्चन देखिए हमें, आज़ाद हिंद फौज प्रसिद्ध मुकदमा 1945 में मिल गया ना। देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा जूम करके मैं दिखा देता हूँ। देखिए, है ना, आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों एवं अधिकारियों को गिरफ्तार करके 1945 में इस पर लाल किले में उन पर मुकदमा चलाया था। 1945 का डेट है, मिल गया ना। और आपको दिखाते हैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देखिए। अब बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है? तो इसका आंसर है मीथेन। इसका सही आंसर मीथेन हो गया। अब आपको दिखाते हैं ये वाला क्वेश्चन इस बुक में है कि नहीं। चलिए यहाँ देखिए, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? तो ये जगह मीथेन, इसी को बायोगैस भी कहते हैं, है ना, मीथेन इसका सही आंसर। सेम क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये बायोगैस में लिखा गया है, इसी को बोला जाता है। देखिए यहाँ पर इसका आंसर है मीथेन।
ये हो गया। और आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है, इसको क्या कहते हैं? तो अपसोर में। अपसोर में कहते हैं। ये वाला क्वेश्चन में ज़्यादातर स्टूडेंट कंफ्यूज हुआ था अपसोर और उपसोर में। तो दिखाते हैं ये वाला भी प्रश्न अपसोर और उपसोर के बारे में बढ़िया से दिया गया है। चलिए दिखाते हैं ये वाला प्रश्न का आंसर है कि नहीं इस बुक में। देखिए यहाँ पे अपसोर है ना। पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो इसे अपसोर कहते हैं। ऐसी स्थिति में 4 जुलाई को होती है। और यहाँ देखिए उपसोर के बारे में भी दिया गया है। देख लीजिए फ्रेंड्स, है ना सही आंसर इसका इस बुक में। मैं आपको कहा था, देखिए एक बार फिर से आप पढ़ लीजिए। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है, उसको हम लोग अपसोर कहते हैं। देखिए यहाँ पे है ना, ये देखिए अपसोर है। पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी होती है उसे अपसोर कहते हैं। देख लीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए ना आप लोग, मैंने सारा इसमें आपको दिखा दिया। और जो बचा है और मैं दूसरे वीडियो में आपको दिखाऊंगा और कौन कितने कितने प्रश्न पूछें। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, यही वाला बुक है जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करेगा। और जितने भी प्रश्न फ्रेंड्स बचे हैं वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। और जितने मुझे अभी इसमें मिला, और भी जो TRE 1 और TRE 2 का अगर प्रश्न इसमें इस बुक से पूछा गया था, मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। और भी जो क्वेश्चन मैं आपको बस दिखा रहा हूँ। मेरा दिखाने का उद्देश्य बस ये है कि ये बुक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। मेरा ऐसा कोई उद्देश्य ये नहीं है कि आप और भी बुक ना पढ़ें, बट मैं आपको ज़्यादा प्रेफर करूँगा कि ये बुक आप पढ़िए। आप TRE 4 का तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। और रेलवे NTPC का आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वाला बुक उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको रेलवे का भी एनालिसिस करके दिखा दूँगा अगले वीडियो में। तो फ्रेंड्स चलिए, हमने तो यही आपको दिखाने का प्रयास किया कि कौन सा बुक आपके लिए बेटर है BPSC TRE 4 के लिए तैयारी के लिए। और इसमें ऐसा कोई नहीं था कि मैं आपको थोड़ा डीमोटिवेट करूं। आप किसी और का भी किताब पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर लूसेंट पढ़ रहे हैं तो वो भी अच्छी बुक है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बट ये NCERT है, आपको पढ़ने में भी मन लगेगा ये वाला बुक। इसमें थोड़ा पेज भी अच्छा दिया है और बढ़िया से एकदम जो इम्पोर्टेंट रहता है इसको अंडरलाइन करके बताया गया है इसमें। और तो फ्रेंड्स मैं तो इसमें आप लोगों का TRE 4 का तैयारी करा ही रहा हूँ। NCERT वाला क्लास चल ही रहा है इसमें, और रेलवे का भी क्लास में करा रहा हूँ। आप रेलवे की तैयारी अगर कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़कर रेलवे का भी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। रेलवे का MCQ चल रहा है, रेलवे का 1 लाइनर प्रश्न उत्तर चल रहा है जो इम्पॉर्टेंट रहे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। जो एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला प्रश्न, ज़्यादातर मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही इसमें करा रहा हूँ। और फ्रेंड्स आप अगर TRE 4 का तैयारी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे चैनल से जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अब इसमें मैं क्या बोलूँ, अब हम अगला वीडियो जब हम लोग इसमें एनालिसिस करेंगे किसी वीडियो का तो फिर मैं आऊँगा। ऐसे तो हम लोग का कल से क्लास फिर से चालू रहेगा। ये जितने भी क्लास जो डेली चल रहे हैं इसमें हर दिन 3 वीडियो इस पर अपलोड होते हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़कर तैयारी करिए, आपको एग्ज़ाम 100% निकल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और आपको वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। और फ्रेंड्स अगर आप कोई वीडियो अगर पसंद आए और किसी फ्रेंड आपका तैयारी कर रहा है तो उसको भी ये वीडियो शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।